गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 336 तक कवर कर लिया था बीएनएसएस का। आज मैं आपको सेक्शन नंबर 337 बताने वाली हूँ, जो कि डील करता है डबल जियोपार्डी। आपने कभी ना कभी एलएलबी में ये लेटिन मैक्सिम डबल जियोपार्डी या नेमो डेप्थ बिस वेक्सारी लेटिन मैक्सिम सुनी होगी, जिसका मतलब हम हिंदी में पढ़ते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे खतरे से सुरक्षा। इसका क्या मतलब होता है? बेयर एक्ट हमें क्या कहती है? ये जो हमारा प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से निकल कर आया है? ऐसी ही नेचर हम सिविल में भी पढ़ते हैं। तो सारी चीजें अपने इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे एलएलबी के लिए ले लो, हर स्टेट की जुडिशरी के लिए जहाँ पे बीएनएसएस आ रहा है, एपीओ जेएलओ, हर एक एग्जाम में ये पॉइंट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, टाइटल की बात करूं तो टाइटल हमें कहता है एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए फिर से विचारण आप नहीं कर सकते। कि अगर आपको एक बार कोर्ट ने या तो दोष सिद्ध किया है या दोष मुक्त किया है, देन वापस आपको उसी मैटर में फिर से ट्रायल के लिए नहीं बुला सकते। अपील, रिवीजन, ये सारे आगे के प्रोसीजर है, लेकिन आपका ट्रायल वापस से नहीं हो सकता। अब देखो, इस सेक्शन को डबल जियोपार्डी के नेम से जानते हैं, या फिर इसका एक प्रिंसिपल है नेमो डेप्थ बिस वेक्सारी, इसके नेम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस सेक्शन का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, हर एक प्रिंसिपल अपने आप में 95% एब्सोल्यूट नहीं होता है। इसका मतलब कि ये जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं ये भी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। कि क्या कहता है जनरल रूल कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर लिया तो वापस ट्रायल नहीं कर सकते, लेकिन कब कर सकते हो, किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हो, यहाँ पर हमें इसी का ही सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 बताते हैं। इसका मतलब जनरल रूल के साथ साथ अपवाद भी हम इसी सेक्शन में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब इस सेक्शन को आप लिख रहे हो तो ये सेक्शन मैंने आपको कहा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंस की आंसर राइटिंग बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग तो होती नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लिखनी पड़ती है, केस लॉज भी लिखने पड़ते हैं, डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो अगर आपको मेंस के आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है तो यूट्यूब की 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करो। वहां पर जो मेंस के क्वेश्चन आंसर है वहां पर हम डिस्कस करते हैं। प्लस मेंस का अगर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, केस लॉज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए वहां पर भी हमारी वीडियोस अपलोडेड है। और हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम मेंस की आंसर राइटिंग वहां पर डिस्कस करते हैं। और तो और वहां पर 59 रुपीज में बीएसए सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं। 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करो, बहुत जल्दी बीएसए की क्लासेस भी वहां पे स्टार्ट होने वाली है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 337। कहता है एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाना। अब सबसेक्शन 1 में तो आप लिख सकते हो जनरल रूल, सामान्य नियम की बात कर रहा है कि जनरल रूल क्या कहता है कि एक व्यक्ति जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए, अंडरलाइन करो, सक्षम अधिकारिता वाले कोर्ट द्वारा विचारण किया जा चुका है और उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी भी ठहराया गया है या दोष मुक्त किया गया है, जब तक ऐसी दोष मुक्ति या दोष सिद्धि प्रवर्त रहती है उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, न ही किसी अन्य अपराध के लिए उन्हीं तथ्यों पर जिसके लिए 244 सबसेक्शन 1 के तहत उसके अगेंस्ट आरोप लगाए जा सकते थे या उसे सबसेक्शन 2 के तहत दोषी ठहराया जा सकता था। जब हम 244 सेक्शन पढ़ चुके हैं जहां पर हमने पढ़ा था कि भाई आपके पास टाइम था कि जब आपको डाउट है कि कौन सा अपराध किया है तो जो जो डाउट है सारे चार्जेस अभियुक्त के ऊपर लगा दो,
उनमें से जो सिद्ध होते हैं उसके लिए दोष सिद्ध कर दो। अब देखो यहाँ पर हमें कहा कि जब एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसका ट्रायल कर लिया है, उसे या तो दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर लिया है, तब अब उसके ऊपर फिर से उन्हीं तथ्यों पर कोई भी विचारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके पास 244 में टाइम था कि आप उसके अगेंस्ट चार्जेस लगा सकते थे, दोष सिद्ध कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, तो अब आप उसका फिर से ट्रायल नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद ये तो कहता है जनरल रूल। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 से हेडिंग लगा लो अपवाद। लिखो सबसेक्शन 2 स्टार्ट करने से पहले, सबसेक्शन 1 खत्म कर दिया, सबसेक्शन 2 स्टार्ट करने से पहले लिख दो निम्नलिखित परिस्थितियों में फिर से विचारण किया जा सकता है, या निम्नलिखित परिस्थितियों में पुनः विचारण किया जा सकता है। नंबर 1 यहाँ पे लिखो सबसेक्शन 2 में राज्य सरकार की सहमति से, राज्य सरकार की पुनः सहमति से हम ट्रायल कर सकते हैं कि किसी भी अपराध से दोष मुक्त या दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति पर बाद में, अंडरलाइन करो, राज्य सरकार की सहमति से, अंडरलाइन करो, राज्य सरकार की सहमति से किसी भी विशिष्ट अपराध के लिए विचारण चलाया जा सकता है। मतलब अब हमें क्या कर दिया, एक अपवाद बता दिया कि आप फिर से ट्रायल कब कर सकते हो, जब राज्य सरकार आपको सहमति दे, तब विशिष्ट अपराध के लिए उसका विचारण चलाया जा सकता है, जिसके लिए सबसेक्शन 1 के तहत पहले मुकदमे में उसके खिलाफ एक अलग आरोप लगाया गया हो या धारा 243 में। तो कहने की बात, अपवाद कहते हैं सबसेक्शन 2 कि हम फिर से उसी अपराध के लिए उसका विचारण कब कर सकते हैं, राज्य सरकार की सहमति से। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 भी अपवाद बताता है कि किसी ऐसे कार्य से गठित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे कार्य के साथ मिलकर, अंडरलाइन करो, एक भिन्न अपराध बनता है, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था, बाद में ऐसे अंतिम उल्लेखित अपराध के लिए विचारण चलाया जा सकता है, जहां पर यदि परिणाम नहीं हुए हो जिस पर उस समय उसे दोषी ठहराया गया था, उस समय घटित हुआ था या न्यायालय को घटित होने की जानकारी नहीं थी। इसका मतलब कि जब उसके ऊपर चार्जेस लगे तब परिणाम अलग था, बाद में उसको दोष सिद्ध कर दिया और परिणाम कुछ और निकल गए, अब हम उसका फिर से रिट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश किया, क्योंकि उसने क्या किया था, घोर उपत्ति की थी, घोर उपत्ति के लिए उसको दोष सिद्ध कर दिया, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद जिस व्यक्ति की घोर उपत्ति हुई थी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब पहले घोर उपत्ति के लिए पनिशमेंट की, देन अब दूसरा परिणाम क्या निकला, मृत्यु हो गई, तो अब यहाँ पे हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, कल्पेबल होमिसाइड के लिए उसका फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो सेकंड अपवाद क्या कहते हैं, भिन्न परिणाम पैदा होने पर पुनः विचारण किया जा सकता है। तो पहला अपवाद क्या था, राज्य सरकार की सम्मति से किया जा सकता है, और सेकंड क्या है, भिन्न परिणाम पैदा होने पर फिर से रिट्राई किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 4। किन्हीं कृत्यों से जुड़े किसी भी अपराध से दोष सिद्ध या दोष मुक्त ठहराए गए व्यक्ति या ऐसे दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के बावजूद बाद में उन्हीं कृत्यों से बने किन्हीं अन्य अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है, विचारण चलाया जा सकता है जो उसने किया है, यदि न्यायालय द्वारा जिस अपराध के लिए उस पर पहली बार ट्रायल चलाया गया था वह उस अपराध का मुकदमा विचारण करने के लिए सक्षम नहीं था। क्योंकि याद करो सबसेक्शन 1 जनरल रूल क्या कहते हैं कि जब एक बार किसी अपराध के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ट्रायल कर लिया है तो वापस से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें कहता है कि अगर जिस कोर्ट ने पहले ट्रायल किया वो तो कॉम्पिटेंट ही नहीं था, उस मैटर को सुनने के लिए उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, सक्षम ही नहीं था, तो पहला कोर्ट अगर सक्षम नहीं है तो आप उसका फिर से पुनर्विचारण कर सकते हो।
तो तीसरा अपवाद हमारे पास क्या आया, न्यायालय के सक्षम न होने पर। तो यहाँ तक अभी हमने जनरल रूल की बात की कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का फिर से विचारण नहीं हो सकता, लेकिन 3 अपवाद हमें कहते हैं कि राज्य सरकार की सहमति से पुनः विचारण कर सकते हो, अगर किसी अपराध के भिन्न परिणाम पैदा होते हैं तब पुनः विचारण कर सकते हो, या फिर जो पहले वाला कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं था जिसने विचारण किया, तो आप जब वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर आप उसका दूसरे फिर से कोर्ट में पुनः विचारण कर सकते हो। यहाँ से हमारा प्री का भी क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है डबल जीओपार्डी में। अब बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 सुनना क्या कहता है, धारा 281 के तहत बरी किए गए किस व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उस न्यायालय की सहमति न हो। अब यहाँ पे क्या चीज कही उन्होंने, जब 281 के तहत किसी व्यक्ति को दोष मुक्त किया गया है उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं चलाएंगे, कब तक, जब तक हमें पहले वाले कोर्ट की सहमति न मिल जाए जिसके द्वारा उसे बरी कर दिया था, या किसी अन्य न्यायालय की सम्मति के बिना जिसका प्रथम उल्लेखित न्यायालय अधीनस्थ है। तो जिस कोर्ट ने उसको दोष मुक्त किया है उस कोर्ट की सहमति के बिना आप उसका फिर से विचारण नहीं कर सकते हो। देन सबसेक्शन 6 की बात करते हैं। इस खंड में कुछ भी जो है वो जनरल क्लोजेस एक्ट की धारा 26 या संहिता की धारा 208 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। इसका मतलब 208 तो हमें कहता है जब भारत से बाहर अपराध होते हैं, और जनरल क्लोजेस एक्ट की धारा 26 पर इसका इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब ये जो सेक्शन 337 पढ़ रहे हैं ये कहां पर लागू नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जनरल क्लोजेस एक्ट की धारा 26 पर, सेकेंड ऑप्शन बीएनएसएस की धारा 208 पर, थर्ड ऑप्शन ए एंड बी बोथ, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। तो आपको क्या ऑप्शन करना है, सी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि जनरल क्लोजेस एक्ट की सेक्शन 26 पर और बीएनएसएस की धारा 208 पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, किसी परिवाद को खारिज करना या अभियुक्त को आरोप मुक्त, या फिर इसे अपने क्या बोलते हैं उन्मोचित करना, और इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं डिस्चार्ज करना, इस धारा में दोष मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिवाद खारिज करने पर या डिस्चार्ज करने पर हम फिर से अभियुक्त को उसी मैटर में बुला सकते हैं। तो उन्मोचन और खारिजी इस सेक्शन में दोष मुक्ति नहीं है। देन इसके बाद कुछ एग्जाम्पल से एक दो एग्जाम्पल अपने पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी चीजें आप देखना कि ए पर नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में चोरी के आरोप में मुकदमा चलाया गया और उसे बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। उसके बाद जब तक दोष मुक्ति लागू रहती है उसी सेवक पर चोरी का आरोप फिर से नहीं लगाया जा सकता और ना ही उसके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि जब पहले आप उसके ऊपर चार्जेस लगा रहे हो तो आप एक से अधिक चार्ज लगा सकते हो। अगर आप उस टाइम नहीं लगाते और एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस चार्ज पे उसको दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया तो बार बार उसको उसी मैटर में नहीं लेकर आएंगे। या सेकंड, ए पर गंभीर चोट पहुंचाने का विचारण चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया, बाद में जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है, ए पर फिर से आपराधिक मानववध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि अपवाद कहता है कि भिन्न परिणाम पैदा होने पर हम फिर से पुनः विचारण कर सकते हैं। तो ये अपवाद मैंने आपको साथ में भी समझाया था। नेक्स्ट कहते हैं ए पर सेशन कोर्ट के सामने आरोप लगाया गया और बी की आपराधिक मानववध के लिए उसको दोषी ठहराया गया। ए पर बाद में बी की हत्या के लिए उन्हीं तथ्यों पर विचारण नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर दिया है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तो यहाँ पर जब कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर दिया तो अब आप मर्डर के लिए उसको फिर से पनिश नहीं कर सकते। बाकी इलस्ट्रेशन भी इसी तरीके से तो आपको पढ़ने हैं। तो ये सेक्शन जो हम 337 पढ़ते हैं जो कि डील करता है डबल जीओपार्डी के बारे में, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे खतरे से सुरक्षा, या नेमो डेप्थ बिस्वेक्सारी लैटिन मैगजीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसी सेक्शन को लेके जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, पहले हम बी
BNS की मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसके बाद BNSS की भी करेंगे। तो 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करो, वहां पर ऑलरेडी BNS के MCQs भी अपलोडेड है, तब तक आप उसका फायदा उठाओ। और बहुत जल्दी डेट अनाउंस की जा रही है जिसमें इवनिंग के टाइम पर अपनी BSA की YouTube की मेंबरशिप में लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है? क्या इस सेक्शन से पहले आपको डर लगता था? अब डाउट्स क्लियर हुए, अपवाद समझ आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।